स्वागत है सभी बच्चों का। और आज मैंने फिर ये सुपर प्लस एक्सप्रेशन लिया हुआ है, जिसका मैं पहला पार्ट आपको दे चुका हूँ। तो पहला पार्ट देने का मतलब है कि उसमें जो चीज़ पहले पढ़ी है पहले उसको समझें। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है तो इसमें और कुछ चीज़ें आगे बढ़ाई गई हैं जिनसे बच्चों को भाषा में शुद्धता, वाक्यों में जो कुछ अतिरिक्त चीज़ शामिल होती है उसके प्रयोग से बचे। तो सुपरफ्लस का मतलब वही होता है जो अतिरिक्त कोई चीज़ एक्स्ट्रा करके ऐड हो जाती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब वो व्यर्थ होता है, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो जब ऐसा करके आता है तो उसको हम हटा देते हैं, उसमें हमें कोई उसमें प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर सुपरफ्लस एक्सप्रेशन का मैंने पार्ट 2 लिया है और अभी भी इसके पार्ट और भी आगे हैं। तो थर्ड पार्ट होगा, फोर्थ भी हो सकता है, क्योंकि जितनी चीज़ें जो मिलेंगी भाषा में तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वही सिंटैक्स का कारण बनती हैं। तो यहाँ पर देखना ये होता है कि जैसे हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है और वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हम मालूम नहीं कर पाते हैं कि इसमें ये गलत है। तो इसलिए कंपटीशन आदि की तैयारी के लिए, जो कि तुरंत इंटरमीडिएट के बाद कहीं ना कहीं हमें एग्ज़ाम में फेस करना पड़ता है, उसके लिए हमें जो बेस बनाना होता है वो बेस बनाना हमें बहुत ज़रूरी है। तो कौन सी चीज़ कैसे है, क्या रूल्स हैं, क्या उसके स्ट्रक्चर्स हैं, ये पढ़ने से पहले, ये जानने से पहले, इन चीज़ों को जान लेने से काफ़ी अपने आप इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो ये ज़रूर हमको जानना चाहिए कि सुपरफ्लस क्या होता है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा डिटेल उसका दिया हुआ है स्टार्टिंग में, और उसमें 10 पॉइंट्स लिए थे और आज भी मैंने 10 पॉइंट्स ही लिए हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आप समझें और इत्मीनान से समझें, ध्यान से देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि जो समझते हैं, जो जानते हैं, वो जानते हैं कि हर पॉइंट बहुत ही कंपलसरी है। क्योंकि इसमें ये तो है नहीं है कि हमने 2 चीज़ पढ़ी और तीसरी चीज़ छोड़ दी या हमें पता है, ऐसा नहीं है। आप एक बार देखिए और देखने के बाद समझिए कि यहाँ पर क्या चीज़ है, उसका यूज भी हमें देखना होता है कि ऐसे करके ऐसे आता है तो ऐसे करके ऐसे, हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। बस ये कि शायद मैं बता दूँ कि वीडियो देखने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि होता ये है कि ज़्यादातर बच्चों को ध्यान नहीं रहता, ये जो भी देखते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दें और बाद में देखने के बाद उसको शेयर भी कर दें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, दबा दें, और जिससे कि उनको टाइम से हर नोटिफिकेशन मिलती रहे, हर वीडियो जैसे अपलोड हो वैसे उन तक पहुंच जाए। तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखिए जैसे फ्ली और अवे है, तो कहीं कहीं पर सेंटेंस में पहला पॉइंट है फ्ली अवे, ठीक है ना। फ्ली अवे के साथ में जैसे होता है लिख देते हैं कि ही फ्लेड अवे, ठीक है ना। तो अब ये किस सेंस में होता है, जैसे हम लिखते हैं ही रैन अवे, ठीक है ना, और ही वेंट अवे। जब हम इन चीज़ों को लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्हीं की तरह ये भी सही है, लेकिन फ्ली का मतलब भागना होता है, लेकिन इसके साथ में अवे का सेंस ऑलरेडी होता है। ये दोनों का सेंस इसी के अंदर होता है। तो जब हम अवे, जब ऑलरेडी इसमें अवे का सेंस है और जब हमने अवे लगाया तो क्या एक वर्ड हमारा जो है वो एक्स्ट्रा नहीं देगा, एक्स्ट्रा सेंस देगा वो। तो इसलिए ये ग्रामेटिकली मतलब जो है फॉल्ट होती है, ये गलत होता है, ये हमको यहाँ पर इसका यूज नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम कहते हैं कि सीइंग द पुलिस द थीफ फ्लेड अवे,
अब अगर ये कहीं लिख दिया जाए, अगर हम ये लिख दें कि सीइंग द पुलिस, ठीक है, पुलिस, और लिख दे द थीफ फ्लेड अवे, अगर ये कहीं लिख दिया जाए तो जो बच्चा नहीं जानता होगा तो मिस्टेक को ढूंढ करके परेशान हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ खासियत आपने देखी होगी कि अगर उसको बिल्कुल करेक्ट या जिस जगह पर मिस्टेक है अगर बच्चे को नहीं मिलती है तो आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ जुड़ा होता है और जानते भी होंगे, सारे बच्चे करते रहते हैं कि वो फिर दूसरी जगह मिस्टेक कर देते हैं, यानी डबल मिस्टेक हो जाती है। वो सीइंग द पुलिस में कुछ कर देगा, हैविंग सीन द पुलिस कर देगा ना, द थीफ फ्लेड अवे में हो सकता है कहो कर दे ए थीफ फ्लेड अवे, या फ्लेड को कुछ बच्चे नहीं ज़्यादा समझेंगे तो कर देंगे फ्लू अवे। तमाम बातें हो सकती हैं, मतलब कहीं भी वो कुछ ना कुछ करे, क्योंकि वो जानता है मेरे सामने सेंटेंस आया तो गलत है कहीं ना कहीं। अब अगर वो बिल्कुल सटीक पॉइंट नहीं जानता, कि ये नहीं जानता है बिल्कुल स्पॉट कि कहाँ पर गलत है, तो कहीं ना कहीं तो करेगा ना, वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो ऐसे में फिर वो सेंटेंस और बिल्कुल बदतर हो जाता है, महा गलत हो जाता है। तो अगर जिसको पता है कि फ्लड के साथ अवे का सेंस नहीं होता, या तो आप रन अवे लिखिए, यानी रन अवे, वेंट अवे लिखेंगे नहीं, क्योंकि वेंट अवे का मतलब चला गया, तो ऐसा लगता है ये झोला टांग करके चोरी वाला सामान लेकर आराम से चला गया, तो ये चोर के साथ तो ये सूट करेगा नहीं, ठीक है ना। रन अवे मतलब भाग गया, ये होना चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा सर यहाँ इसको हटाएं रन अवे कर दें, नहीं, तो ये डिमांड यहाँ पे सिंटैक्स की नहीं होती है। वो तो फ्लड के साथ ही पूछ रहा है ना, फ्लड के साथ पूछ रहा है तो आप उसको रन अवे कैसे कर देंगे। वो तो यही आपका जानना चाहता है कि फ्लड के साथ आप अवे का यूज जानते हैं कि नहीं जानते हैं, मतलब लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो जब वो चीज़ आप हटाएंगे तो वो समझ जाएगा, बच्चे को पता है कि फ्लड के साथ अवे नहीं लगता है। लेकिन अगर फ्लड के साथ में आपने सोचा कि हम रैन अवे कर दें, जैसे मैंने अभी बताया कि या तो रैन अवे होता तो कोई बच्चा सोचे नहीं रैन अवे कर देते तो नहीं, तब भी गलत हो जाएगा, आपको वही मिस्टेक करनी पड़ेगी जिसकी वो डिमांड कर रहा है। तो सिंटैक्स की जहाँ पर करेक्शन की डिमांड होती है और जिस तरह की होती है उसी तरह किया जाता है। ज़बरदस्ती में हम कहीं अपने ढंग का नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि ग्रामर में, सेंटेंस में, या हम किसी भी विषय में लेकर चलें, जैसे कोई मैथमेटिक्स का सवाल है और वो चीज़ जिस फार्मूले से जैसे लगनी है वैसे लगेगी। कभी कभी बच्चों को नहीं आ रहा होता तो घुमा फिरा कर आंसर, अगर आंसर वो जो आ रहा है ठीक है तो वही आंसर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर निकाल के रख देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि ये आपने अपने तरीके से इस्तेमाल। भाई विद्यार्थी का तरीका लगना हो तो ये इतने सारे फार्मूले और इतनी सारी पढ़ाई क्यों होती। वो तो विद्यार्थी जैसा चाहे वैसा कर ले, छूट होती, पूरे कंसेशन होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब जो उसका सिस्टम है, जो सवाल का तरीका है उसी तरह लगाओगे तो सही होगा। सेंटेंस को जिस तरह से आप सॉल्व करेंगे, जिस तरह से होता है उसी तरह से वो सही होगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो फ्लड के साथ अवे होता है फ्ली के साथ, चूँकि फ्ली फर्स्ट फॉर्म है और इसकी फ्लड सेकेंड फॉर्म है, तो ये फ्लड सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती है। हाँ, रन अवे जैसे रन अवे है, वेंट अवे, इनके साथ इसका सेंस आराम से लगता है, तो ये आपका सही है, ये दोनों सही है, बट ये आपका रॉन्ग है, ये गलत है। ठीक, तो इन चीज़ों को थोड़ा समझने की जरूरत है। तो ये था पहला पॉइंट। इसके बाद हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट आपका है कवर्ड मैन, ठीक है ना, कवर्ड मैन। तो देखिए ध्यान दें, कवर्ड के साथ में ठीक मैन लगाना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि कवर्ड के साथ मैन ऑलरेडी होता है। क्योंकि कवर्ड के जैसे ही इज कवर्ड, ही इज कवर्ड मतलब वो कायर है। अब हमने लिख दिया ही इज कवर्ड, ये लिख दिया तो मतलब वो कायर है। अब यहां पर हमें पता है कि ही इज कवर्ड, वो कायर है, तो वो कायर का मतलब होता है कायर आदमी है। और कायर जो है, बहादुर जो है, ये जिस तरह से है, दयावान जो है, निर्दयी है, ठीक है, ये सभी मनुष्य के गुण हैं, या गुण है या अवगुण है, जो भी कहिए,
पर ये मनुष्य, मतलब ये नहीं कि वो बकरी कायर है, कुत्ता कायर है, शेर कायर है, मतलब ऐसे नहीं, ये पशुओं के गुण नहीं है, ये मनुष्य का गुण है। तो जब मनुष्य का गुण है तो इसमें ऑलरेडी मानव शामिल होता है, मनुष्य शामिल होता है, तो इसमें मैन लगाना ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर इसका मैन का प्रयोग, जैसे हम यहाँ पर कहते ही इज अ कावर्ड मैन, और ज्यादातर लिखा कैसे होता है, ही इज अ कावर्ड मैन। जिस समय हम इसका अर्थ निकालते हैं तो एकदम सही निकलता, वह एक कायर आदमी है, तो ऐसा लगता है बिल्कुल ये ठीक है, कायर आदमी सही तो है, गलत कहाँ पर है। अगर आप नहीं जानते हो कि कावर्ड के साथ मैन का यूज नहीं होता है तो आप गलती ढूंढ ही नहीं पाओगे, लेकिन अगर जानते हो कि कावर्ड के साथ मैन का यूज नहीं होता है तो फिर आप इसको तुरंत इसको इरेज कर दोगे और आपका सही हो जाएगा। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ ये भी हटेगा, एक्चुअली ये आपका जो है यहाँ पर, ठीक, ही इज कवर्ड, वो कायर है। नाउन वहाँ पर होता है तो यहाँ पर आर्टिकल ए दिखता है कि सही है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ही इज़ कवर्ड ऐसा करके हो सकता है। और इसके अलावा अगर कोई विशेष स्थिति आती है तो ए भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ए इसलिए लग जाता है क्योंकि इसके अंदर मैन का सेंस है, इसलिए ही इज़ अ कवर्ड, वो एक कायर आदमी है ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन ही इज़ कवर्ड ऐसा सही है। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपका दूसरा पॉइंट था। इसके बाद है आपका तीसरा पॉइंट, तीसरा का मतलब ये है 13वां। एक्चुअली 11th नंबर मैंने इसलिए डाला यहाँ पर क्योंकि जो पार्ट 1 था उसमें 10 मैंने ले लिए थे, तो इसलिए मैंने नंबर को प्रोसीड किया हुआ है। तो आप लोग समझिए, फर्स्ट पार्ट सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन का पड़ा हुआ है और वो आप चैनल देखें और उसमें मिल जाएगा आपको। हालांकि मैं सुपरफ्लक्स एक्सप्रेशन का आपका प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको इत्मीनान से जो भी पार्ट बनेंगे मैं उसी में डाल दूंगा, तो उससे आपको सुविधा भी रहेगी निकालने में, तो वो मैं आज ही कर दूंगा। और फर्स्ट पार्ट वैसे भी अभी आप देखेंगे तो पक्का मिल जाएगा। तो इसलिए उसमें 10 पार्ट हो गए थे, मैंने इसलिए 11, 12 और 13 लिया। तो यहाँ पर डालता हूँ 13 पॉइंट, ठीक है ना। 13 में म्यूचुअल एग्रीमेंट लिखा, ठीक है ना। और म्यूचुअल के साथ में जो एग्रीमेंट आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। एग्रीमेंट अगर देखिए, जैसे हम लिखे, जैसे लिख दें म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर, इसमें ईच अदर गलत है, इसमें एग्रीमेंट गलत है। क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, जब दो व्यक्ति, ये दो पार्टी सहमत होती है तभी उसको म्यूचुअल कहा जाता है। म्यूचुअल माने होता है पारस्परिक, और पारस्परिक का मतलब वही होता है ईच अदर। जैसे ये रेसिप्रोकल सेंस दे रहा है, ईच अदर या वन अनदर, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल में नहीं हुई होता है आपस में या पारस्परिक, तो जब ये सेंस इसमें होता है म्यूचुअल में तो ईच अदर बिल्कुल गलत है। इसी तरह से एग्रीमेंट का होता है सहमति, जब दोनों पार्टी सहमत हैं तभी म्यूचुअल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एग्रीमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ गलत है और यहाँ इसमें ईच अदर गलत है। तो म्यूचुअल डिसलाइक का मतलब हो गया, मतलब आपसी असहमति, बात समझ रहे हो ना। तो म्यूचुअल डिसलाइक का मतलब यही हो गया। अब म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर लगाया तो ये खुद ही ईच अदर का सेंस रखता है, ईच अदर एक्स्ट्रा हो गया। ये म्यूचुअल होता ही है आपसी कोई बातचीत, आपसी वार्तालाप, आपसी सहमति, तो यहाँ पर एग्रीमेंट शब्द बिल्कुल गलत है। एग्रीमेंट का मतलब होता है जब दो लोग एग्री होते हैं, और जब दो लोग एग्री होते हैं तो उसी को हम म्यूचुअल कहते हैं। चाहे वो मान लीजिए जैसे म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जो निवेश करता है और जो उसका इंटरेस्ट देता है वो आपसी सहमति से होता है, ठीक। तो वहाँ पर एग्रीमेंट शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं है, ये एक्स्ट्रा सेंस देता है, ये एक्स्ट्रा सेंस देता है। इसलिए हमें जो है म्यूचुअल के साथ में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हमें उनका थोड़ा सा प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनको रिमूव करना चाहिए, और यही चीज़ हमारे सेंटेंस में एक फॉल्ट को मतलब जो है क्रिएट करता है। इसके बाद हम देखते हैं आपको 14 नंबर है। 14 नंबर जैसे लिखा टू ट्विंस,
ट्विंस माने होता है जुड़वा, और जुड़वा का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़ा का मतलब होता है दो, और दो का मतलब होता है टू। तो यहाँ पर आपका हो गया टू ट्विंस। जैसे हम लिख दें कि ही हैज टू ट्विंस, कहने का मतलब है उसकी दो जुड़वा संतानें हैं। तो अब दो जुड़वा संतानें का मतलब हम ये कहेंगे ना कि उसकी जुड़वा संतानें हैं, और जुड़वा संतानें का मतलब होता है दो जुड़वा बच्चे, वो चाहे बेटा बेटी हो, चाहे दोनों बेटियां हो, चाहे दोनों बेटे हों। तो इसलिए देखो ये चीज़ें जब सिंटैक्स में आती हैं, एरर्स में आती हैं, जब सेंटेंस में होती हैं, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं अथवा इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, लगभग सभी बच्चों ने सिंटैक्स फेस किया होगा, सभी ने एक्सरसाइज की होगी, चाहे मतलब फर्स्ट ईयर का हो, इंटर का हो, और या फिर वो कंपटीशन का हो, उसने सिंटैक्स वाली, कॉमन एरर वाली, स्पॉटिंग द एरर वाली एक्सरसाइज जरूर थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा होगा। तो उसमें एक चीज़ उन्होंने थोड़ा सा फील किया होगा कि बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत कॉमन मिस्टेक। जिस समय वो उस सेंटेंस को देख रहा होता है तो देखा होगा जनरली उस सेंटेंस में फॉल्ट को ढूंढ पाना उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल रहता है। भले ही वो उसकी मिस्टेक को अच्छी तरह जानता है, बाद में पता चला अरे ये मिस्टेक थी, ये तो मैं तो जानता हूँ। तो जब उसको कोई सजेस्ट करता है, उसको बताता है कि देखो यहाँ पे ये मिस्टेक है, तब उस स्ट्राइक करता है, अरे ये तो आता है मुझे। तो जनरली ये प्रॉब्लम उसको तब आती, यहाँ पे नहीं आएगी। यहाँ पे तो लिख दिया तो उसको तुरंत पता चल गया कि टू एक्स्ट्रा इसमें। लेकिन जब ये सारी चीज़ें म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल डिसलाइक ऑफ ईच अदर, कवर्ड मैन, जब ये फ्लड अवे, ये सब जो लिखा होता है जब सेंटेंस में होता है, जब पूरी एक्सरसाइज होती है, स्पॉटिंग द एरर के 4-5 सेंटेंस दिए होते हैं, या एक्सरसाइज होती है 10-20 सेंटेंस की, उस समय जब हम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, इस समय हमारे माइंड में ये सेट है कि हम सुपरफ्लस पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा सेंस देने वाले वर्ड्स आते हैं जिन्हें हमें रिमूव करना होता है। तो जैसे मैंने लिखा वैसे तुरंत समझ गया कि ट्विंस में टू एक्स्ट्रा है, म्यूचुअल एग्रीमेंट में एग्रीमेंट एक्स्ट्रा है, फ्लड अवे में अवे एक्स्ट्रा है, तो तुरंत समझ जाते हो। लेकिन उस समय, जिस समय मतलब एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके पास होती है, और उस समय बहुत सारे सिंटेक्स, कई प्रकार के, कई नियम लेकर के जब एक्सरसाइज आपके पास होती है, तब उस समय आपका माइंड नहीं करता काम कि नहीं इसमें ये मिस्टेक होगा। इसलिए उस समय के लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। जिस समय आप किसी एग्जामिनेशन में बैठे हो, कंपटीशन का कोई एग्जाम्स हो, उसमें जब आप बैठे होते हैं तब इसकी आपको प्रैक्टिस बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि उसमें समय भी नहीं होता और आपको जल्दी से मिस्टेक को ढूंढना भी होता है। तो यहाँ तो इजीली आप बहुत रिलैक्स्ड हैं और अच्छे से देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, ऑलरेडी आप जानते हो कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या बताया जाएगा, इसलिए तुरंत बात पकड़ में आ जाती है। लेकिन उस समय आपको नहीं मतलब प्रॉब्लम होती है, तो उस समय के लिए मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर टू ट्विंस लिखा है, ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। अब हमने कहा ही हैज टू ट्विंस, अब टू ट्विंस का मतलब यहाँ पर वो बताना ये चाहता है कि उसके दो जुड़वा बच्चे हैं, दो जुड़वा बच्चे हैं। तो यहाँ पर वो जो दो बच्चे हैं ना, वो दोनों जुड़वा हैं। तो ऐसा नहीं लगता ही हैज टू ट्विंस, उसके पास दो जुड़वा बच्चे हैं। तो हिंदी में बोलने पे क्या होता है, ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। और इसी जगह आपको जो एग्जामिनर होता है, जो पेपर सेटर होता है, वो इसी जगह आपको ट्रैप करता है, ऐसे ही सेंटेंसेस में आपको फंसाता है कि आप हिंदी निकालेंगे तो ऐसा लगेगा सही है, लेकिन इंग्लिश रूल्स में चलती है, हम रूल्स में ही समझ पाते हैं उसको। तो यहाँ पर आपका जो टू है वो एक्स्ट्रा है। तो ही हैज ट्विंस अर्थात उसके दो जुड़वा बच्चे, इसी में उसका सफिशिएंट सेंस निकलता है, इसलिए ये सुपरफ्लस है, इसको हटा देना बहुत जरूरी है। तो अब चलते हैं आगे। यहाँ पर अब नंबर आया है आपका 15। अब 15 में लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। डिवाइडेड इनटू
4 क्वार्टर्स, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम देखते हैं, असल में डिवाइडेड का मतलब बांटना होता है, बांटना या फिर विभाजित करना, ठीक है ना। हमें 4 बराबर भागों में बांटना है, 4 बराबर भागों में, ठीक है ना। तो क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? क्वार्टर मीन्स होता है 1/4, मतलब किसी भी पार्ट का 1/4 पार्ट ये जो होता है कहलाता है क्वार्टर, ये ठीक है ना। ये आपका 1/4 है, ये आपका 1/4 पार्ट है, ये आपका 1/4 पार्ट है, ये है आपका, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके, तो ये 1/4, ये 1/4, तो 4 क्वार्टर्स, समझ रहे ना। इसी को हम क्वार्टर कहते हैं। अब क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, किसी पार्ट का चौथा हिस्सा। और जब हम कहते हैं कि डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, तो डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स का मतलब हो गया कि उसने 4 पार्ट में बांट दिया, क्वार्टर्स में बांट दिया। समझना जरा, इतना बड़ा सुपरफ्लस है कि जल्दी से कोई इस चीज को पकड़ नहीं सकता है। अब अगर हम ये लिख दें कि द फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड, डिवाइडेड हिज फील्ड इनटू 4 क्वार्टर्स, किसान ने अपनी जमीन को 4 भागों में बांट दिया, 4 बराबर भागों में बांट दिया, 4 चौथाई में बांट दिया। अब 4 चौथाई में बांट दिया का मतलब अगर हम ये कि द फार्मर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स, द फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड इनटू क्वार्टर्स, अगर हम ये लिखें द फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड इनटू क्वार्टर्स, अगर ये लिखे तो ये सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो जब ये सही है इतना कि किसान ने अपनी भूमि को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, क्वार्टर्स मीन इनटू क्वार्टर्स, 1/4, यानी जिस समय उसने अपनी जमीन को बांटा तो इनटू क्वार्टर्स में बांट दिया। तो क्वार्टर्स का मतलब ये है कि उसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए, इसलिए सुपर प्लस इसमें क्या है, ये है आपका सुपर प्लस, ये यहां से रिमूव किया जाएगा। इस जैसे एक शब्द होता है आपका, बता रहा हूं, जैसे एक होता है आपका बाइफरकेट, जैसे आपने देखो बाइफरकेट होता है, इसका मतलब होता है द्विभाजित करना। अब द्विभाजित करना मतलब समझ गया ना, बाई का मतलब समझ सकते हैं, बाई का मतलब 2 ही होता है, और द्विभाजित करना मतलब 2 भाग करना। अब हम ये करते हैं कि ही बाइफरकेटेड, ठीक है ना, ही इज प्रॉपर्टी इनटू 2 पार्ट्स। अब आपको फॉल्ट ढूंढने में मुश्किल पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा। ही बाइफरकेटेड हिज प्रॉपर्टी, अगर देखा जाए तो सेंटेंस यहीं खत्म हो रहा है। इनटू 2 पार्ट्स की कोई जरूरत ही नहीं है। ही बाइफरकेटेड हिज प्रॉपर्टी का मतलब उसने अपनी प्रॉपर्टी को द्विभाजित कर दिया, अर्थात उसके 2 भाग कर दिया। अब हमने लिख दी ही बाइफरकेटेड हिज प्रॉपर्टी इनटू 2 पार्ट्स, एक्स्ट्रा सेंस दे रहा सुपर प्लस। इसी तरह से ये होता है इनटू 4 क्वार्टर्स, अगर हम 4 क्वार्टर्स लिखते हैं तो 4 क्वार्टर्स मतलब 1/4, तो इसलिए इसमें ये सुपर प्लस है। ये आपका सेंटेंस सही लिखा हुआ है, द फार्मर डिवाइडेड हिज लैंड इनटू क्वार्टर्स। या फिर आपका केवल यहां तक सेंटेंस अगर लिया जाएगा तो ये सेंटेंस आपका सही है। देखो शब्दों को क्या है कि अगर हम सेंटेंस में यूज करते हुए देखते हैं या हम सेंटेंस बना हुआ देखते हैं तो हमारे माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अमेजिंग है और गजब की चीज़ है। तो वो अपने पास डायरी में नोट भी करना चाहेंगे और इसको हमेशा के लिए संभाल के रखना चाहेंगे
और अच्छी तरह से याद करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही मतलब यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश जो पढ़ते हैं और जिनका सामना कंपटीशन में इंग्लिश से होने वाला है, तो वो निश्चित तौर पर किसी न किसी तरह से इसको सीखेंगे और छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए इन चीज़ों को ही बाइफरकेटेड इस प्रॉपर्टी, यानी यहीं पर हो गया कि उसने अपनी प्रॉपर्टी के दो हिस्से कर दिए। इसमें इनटू टू पार्ट्स का काम नहीं है। लेकिन अगर आप बाइफरकेटेड का सेंस नहीं जानते होंगे तो आप अपनी गलती को सेंटेंस में स्पॉट नहीं कर पाएंगे कि एरर कहाँ पर है, ये पक्का है। इसलिए इसको ज़रा ध्यान रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये चीज़ भी दी हुई है, तो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट है रीज़न बिकॉज। 16 नंबर का है रीज़न बिकॉज। सभी बच्चे जानते हैं कि रीज़न ही होता है जो बिकॉज का सेंस रखता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर आप रीज़न लिखते हैं तो बिकॉज मत लिखिए, और अगर बिकॉज लिखते हैं तो रीज़न मत लिखिए, ठीक है ना। तो जैसे हम लिख दें द टू बॉयज, ठीक है ना, वर फाइटिंग बिकॉज। अब बिकॉज के आगे कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको लिखना है दिस इज द रीजन, ज्यादातर ऐसे टाइप करता है, इस तरह के सेंटेंस में टाइप करता है, दिस इज द रीजन बिकॉज, ठीक है। अब यहां पर गलत है, बिकॉज दे वर क्वारलिंग, यही कारण है कि वो क्यों लड़ रहे थे। तो रीजन किस जगह पर बिकॉज नहीं, आप व्हाई लगा सकते हो, जो कि एक रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है। दिस इज द रीजन व्हाई दे वर क्वारलिंग या फाइटिंग, व्हाई दे वर फाइटिंग, मतलब यही वो रीजन है कि वो क्यों लड़ रहे थे। तो ये चीज सूट करेगी। हालांकि वाई भी रीजन बताता है, लेकिन ये रिलेटिव एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, इसलिए इसके साथ ये सपोर्ट करता है। यहाँ पर सुपर प्लस में रीजन और बिकॉज बताया गया कि रीजन के साथ बिकॉज का इस्तेमाल ना करें, और बिकॉज लगाते हैं तो रीजन का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर द टू बॉयज वर फाइटिंग बिकॉज, ये सही है, या फिर दिस इज द रीजन वाई दे वर फाइटिंग, ये सही है, या दिस इज द रीजन बिकॉज, रीजन बिकॉज अगर आ रहा है तो फिर वो गलत है। तो यहाँ पर आपको बिकॉज सिंगल लेना पड़ेगा, इसके साथ कहीं भी रीजन सेट नहीं करना है। हाँ, इस जगह पे ट्रैप करेगा आपको, दिस इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिकॉज, क्या कारण है कि वो लड़ रहे हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो किस सेंस में लिया है और कैसे तुमको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि बोलचाल में आता है। स्पीकिंग लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें, आपको मैं एक नमूना दिखाता हूं, ठीक है ना। नमूना देखिए, सुपर प्लस में क्या क्या बहुत सारी चीजें होती हैं। एज ही इज इल, सो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। चूंकि वो बीमार है इसलिए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। अब अगर आपको चूंकि या क्योंकि, एज का मतलब चूंकि या क्योंकि, ये भी रीजन बताता है, ठीक, एज कंपैरिजन भी बताता है, लेकिन यहां पर रीजन बता रहा है। तो एज ही इज इल, चूंकि वो बीमार है इसलिए वह मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। ऐसा लगता है सेंटेंस में कहीं पर गलत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ठीक है। दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही कंजंक्शन चाहिए, दो नहीं चाहिए। और यहाँ पर एक कंजंक्शन ये लगा है और एक कंजंक्शन ये लगा है, तो दो कैसे लगे, ठीक है। अब हम ही इज इल सो ही कैन नॉट अटेंड द मीटिंग, अगर आप सो रखना चाहते हो तो इसको हटा दो, और अगर ये रखना चाहते हो तो इसको हटा दो, मतलब दोनों में से एक सुपर प्लस है। लेकिन अगर पढ़ो और अर्थ निकालो तो ऐसा लगेगा कि देयर इज नो मिस्टेक हियर, यहाँ पर कोई गलती नहीं है, बट देयर इज मिस्टेक यूजिंग एस विद सो और सो विद एस। अगर हम एस को सो के साथ यूज करते हैं
यस ओ को एज के साथ यूज करते हैं तो फिर यहाँ पर वो सेंटेंस गलत है। इसी तरह से रीजन को बिकॉज के साथ यूज ना करिए और बिकॉज को रीजन के साथ नहीं यूज करिए, इन दोनों में कोई सेंटेंस में एक ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये सुपरफ्लस है आपका, ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिए। इसके बाद है 17 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वली। जैसे हम ये लिखते हैं कि सी इज इक्वली एज गुड एज मीरा। यहां पर ये कर दिया कि सी इज एक्चुअली एज गुड एज मीरा, वह बराबर रूप से उतनी ही अच्छी है जितनी मीरा। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर ये हुआ कि जब हम ये कह सकते हैं कि वह उतनी ही अच्छी है जितनी मीरा, तो एक्चुअली वैसे भी बराबर हो गई, वो वैसे भी बराबर है ना, तो इक्वली की क्या जरूरत है। तो अब यहां पर आपका सुपरफ्लस में क्या है, या तो इक्वली यूज करिए, कैसे, आप ऐसे करिए कि मीरा एंड सी आर इक्वली गुड। ये जैसे राधा एंड सीता आर इक्वली गुड, या तो ये ऐसे ले लीजिए या तो ऐसे लीजिए। वो और मीरा बराबर रूप से अच्छी है, राधा और सीता समान रूप से अच्छी है, या फिर इसको हटा दीजिए, वो उतनी अच्छी है जितनी मीरा। तो जब वो उतनी अच्छी है जितनी मीरा, जब हम इसको हटा देंगे तब भी हमारा वही अर्थ तो दे रहा है। इसलिए इन दोनों में अगर आएगा तो सुपरफ्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वह उतनी ही अच्छी है जितनी मीरा अच्छी है, या फिर मीरा और वो दोनों बराबर रूप से अच्छी है, राधा और सीता समान रूप से अच्छी है। तो समान रूप से अच्छी है मतलब राधा उतनी ही अच्छी है जितनी सीता। अगर आप इसको गुड के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हो कि इसमें गुड आए, तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो कि राधा इज एज गुड एज सीता, राधा उतनी ही अच्छी है जितनी सीता अच्छी है। तो राधा और सीता समान रूप से अच्छी है, राधा और सीता समान रूप से अच्छी है। तो ये सही है और ये भी सही है, बट ये सही नहीं है। इसलिए इसमें जब एज गुड एज आता है तो इक्वली नहीं आना चाहिए, और जब इक्वली आ रहा हो तो एज गुड एज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर लिखा होगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें कोई गलत है, इसी को सुपरफ्लस कहते हैं। और आप समझो सिंटैक्स में, आज की इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में, और जो कंपटीशन होते हैं उनमें सिंटैक्स बेस्ड जो होता है ना, वो ज़्यादातर सुपरफ्लस बेस्ड होता है, मतलब इसी को लेकर के एरर्स दे देता है, तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आज के सिंटैक्स में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो इसी वजह से, क्योंकि हम सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, और ऐसा लगता है सही है, ऐसा लगता है सही है, पर उसमें फॉल्ट ढूंढना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और इसीलिए होता है क्योंकि जो हम हिंदी का सेंस निकालते हैं अपनी लैंग्वेज के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर, तो वो ऐसा लगता है बिल्कुल सही निकल रहा है और सारे शब्द सही हैं। हम हटाएं किसको, सेलेक्ट किसको करें। ये तो कहो कि जो ऑप्शन दिए होते हैं उनके सहारे हम कुछ केस कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन ना दिया हो तो हमारे लिए मतलब वो बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम या तो इक्वली लगाएंगे और या फिर एज गुड एज लगाएंगे। तो यहाँ पर इक्वली या फिर एज गुड एज, अगर ये रहेगा तो फिर ये नहीं रहेगा, और अगर ये रहेगा तो फिर ये नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज समझनी है, ठीक है ना। अब आते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में लिखा है कंसेंसस, फिर लिखा ओपिनियन। हो सकता है कई बच्चे इसको ना जानते हो, पर कंसेंसस का मतलब, इसका जो मतलब होता है इसका, ठीक है ना, इसका होता है आम सहमति।
ठीक है ना, आम सहमति। हाँ, अगर ये हम दे रहे हैं कॉमन ओपिनियन, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। तो इन चीजों में क्या होता है, कंसेंसस का मतलब होता है एक सामान्य सहमति। अब सामान्य सहमति में लगभग वही सेंस निकल रहा है, कंसेंसस में आम सहमति होता है। मतलब इसमें देखना, ये आपका सही हो सकता है, क्यों? क्योंकि कॉमन में ओपिनियन का सेंस नहीं है, लेकिन कंसेंसस में ओपिनियन का जो सहमति या राय है, आम राय, उसका सेंस ऑलरेडी है। ये आपका सुपरफ्लस है, और ये आपका जो सुपरफ्लस है, इसका प्रयोग यहाँ पर पूरी तरह से गलत है, इसलिए आपको यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कंसेंसस, दिस इज कंसेंसस दैट, ये आम सहमति है कि, और उसने लिख दिया कि दिस इज कंसेंसस ओपिनियन दैट, ये आम से, तो ऐसा लगेगा कंसेंसस ओपिनियन दैट। तो वही चीज आप माइंड पे क्या है, आपके दिमाग में ये होगा कि हम सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद आप ये भूल चुके होंगे। वीडियो की स्टार्टिंग जब मैंने की थी तो आपको पहले मैंने ये बताया था कि ये सुपरफ्लस है, और सुपरफ्लस का मतलब होता है कोई एक वर्ड आकर के एक्स्ट्रा सेंस देता है, और एक्स्ट्रा सेंस देने वाले शब्द को हमें हटाना होता है, यही सुपरफ्लस का मतलब है। सुपरफ्लस का मतलब होता है कोई अतिरिक्त देने, अर्थ देने वाला शब्द जो हमारे सेंटेंस में व्यर्थ होता है। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब एक्स्ट्रा होता है, अतिरिक्त होता है, और उस अतिरिक्त, कोई चीज अतिरिक्त है तो वो एक्स्ट्रा है, तो वो हमको हटाना है, यहाँ पर हटाना है। यहाँ पर वो चीज नहीं है कि अतिरिक्त है तो लाओ स्टोर कर लो, सेव कर लो, कभी काम आएगा, बनाए रखो, ऐसा नहीं है। वो एक्स्ट्रा सेंस दे रहा है, उसको आप हटाइए, क्योंकि उसमें एक्यूरेट सेंस चाहिए, बिल्कुल बैलेंस्ड चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर कॉमन ओपिनियन है तो ठीक है, ठीक है ना, जनरल ओपिनियन है तो भी ठीक है, ठीक, क्योंकि जनरल में ओपिनियन का सेंस नहीं होता, कॉमन में ओपिनियन का सेंस नहीं होता, पर कंसेंसस में ओपिनियन का सेंस होता है, इसलिए कंसेंसस में ओपिनियन हटा दिया जाता है। और ये जब भी कभी आए तो आप अच्छी तरह से इसको ध्यान रखना। चलते हैं 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर अगर देखा जाए तो मैं अभी अभी बता चुका हूं, एज और देयरफॉर, ठीक। बिकॉज के साथ अगर एज आता है तो ये गलत है, और बिकॉज के साथ देयरफॉर आता है तो ये भी गलत है। जैसे हम ये कहते हैं ही कुड नॉट कम टू द पार्टी देयरफॉर because he was feeling unwell। अगर ये चीज हम लिखें तो ऐसा लगता है कि वह पार्टी में इसलिए नहीं आ सका क्योंकि वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था, थोड़ा बीमार महसूस कर रहा था, अस्वस्थ महसूस कर रहा था, ठीक है ना। अब अगर पूरा अर्थ निकालो तो पूरा अर्थ निकालो, वो इसलिए ऐसा नहीं कर सका क्योंकि बातचीत में हम और आप ऐसे ही वाक्यों का प्रयोग हिंदी में करते रहते हैं। वह इसलिए अपना नहीं काम कर सका क्योंकि उसे टाइम नहीं मिला, हमने इसलिए भी यूज किया और क्योंकि भी यूज किया। वह इसलिए पार्टी में नहीं आया क्योंकि वो उसे टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो अस्वस्थ था, क्योंकि वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो बीमार था। तो ये इसलिए और क्योंकि, इसलिए और क्योंकि, जब ये चीज हम मिला के चलते हैं तो इंग्लिश में वो ऐसे डाल देता, ही कुड नॉट कम टू द पार्टी देयरफॉर बिकॉज ही वॉज फीलिंग। अब ये चीज यहीं लगा दे या पहले लगा दे, देयरफॉर ही कुड नॉट कम टू द पार्टी बिकॉज ही वॉज अनवेल, इसलिए वो पार्टी में नहीं आ सका क्योंकि वह बीमार महसूस कर रहा था। अब जैसे देखिए देयरफॉर को बिकॉज के साथ जोड़ा गया तो ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। यहाँ पर या तो इसको केवल देयरफॉर रखो या फिर बिकॉज रखो।
ही वॉज फीलिंग अनवेल देयरफॉर ही कुड नॉट कम टू द पार्टी। वह अस्वस्थ महसूस कर रहा था इसलिए वो पार्टी में नहीं आ सका। तो अगर इधर से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ देयर आएगा, और अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ बिकॉज आएगा। यानी दोनों ही सूरत में चाहे इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, दोनों नहीं आएंगे। दोनों ही सूरत में सिर्फ एक आएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो देयरफॉर, और यहाँ से स्टार्ट होगा तो बिकॉज आएगा, ठीक है ना। तो ये तो बिकॉज और देयरफॉर का कॉम्बिनेशन था जो बता रहा है कि यहाँ सुपरफ्लस है, इसलिए हर सिचुएशन में एक ही आना चाहिए। बातचीत में हमारी हिंदी भाषा में जो भी चीज़ होती है वह जरूरी नहीं है कि इंग्लिश भाषा में बिल्कुल उसी तरह तो उतनी ही एक्यूरेट हो। अब यहाँ पर चलते हैं बिकॉज और एस के बारे में। अब जैसे बिकॉज और एस, अब चूंकि एस माने भी होता, मैंने अभी बताया आपको चूंकि, ठीक, और इसका भी अर्थ होता है क्योंकि, और बिकॉज माने भी होता है क्योंकि, और भी एक वर्ड होता है सिंस, सिंस माने भी होता है क्योंकि, ठीक। ये सिंस प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है, सिंस कंजंक्शन की तरह भी काम करता है, सिंस रीजन भी बताता है, सिंस टाइम भी बताता है। बिकॉज कंजंक्शन की तरह ही केवल यूज होता है, एज आपका कंजंक्शन की तरह यूज होता है, कंपैरिजन में भी आता है, और आपका रीजन भी बताता है। तो इस तरह से यहाँ पर अब देखिए, जब बिकॉज माने क्योंकि होता है और इसके माने क्योंकि होता है, तो बिकॉज के साथ कभी अगर, बात समझ रहे ना, अब बिकॉज के साथ अगर कभी एज आ जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा सेंस देगा, सुपरफ्लस होगा कि नहीं होगा, समझ रहे ना। जैसे हम कह दें ही कुड नॉट कम टू स्कूल एज बिकॉज ही वॉज इल। वह स्कूल नहीं आ सका क्योंकि, अब एज बिकॉज में ऐसा लगता है कि एज बिकॉज से हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये दोनों एक साथ हमको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हमारे माइंड को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि या तो हम ऐसे पढ़ते हैं तब भी कॉमन है सेंटेंस, हमको काफी फॉर्मल लगता है, ठीक है ना, ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल। और ये भी अगर कभी हम ऐसे भी पढ़ते हैं ही कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वाज इल, ये भी हमारे लिए फॉर्मल है, बिकॉज वाला भी फॉर्मल है। तो जब हम दोनों एक साथ पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ते, ध्यान रखें, पढ़ते हम एक ही है, ही कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वाज इल, ही कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, तो लेकिन पढ़ते दोनों बराबर रूप से हैं, पढ़ते दोनों बराबर है, दोनों फॉर्मल है, दोनों आते रहते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं ध्यान देते कि दोनों में हम एक ही को पढ़ते हैं एक बार में। लेकिन चूंकि इतने दोनों फॉर्मल हो जाते हैं कि माइंड दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है। ही कुड नॉट कम टू स्कूल एज बिकॉज ही वाज इल, बात नहीं समझे। ये मेंटल सिचुएशन भी बहुत ही अजीब है, मतलब जिन जिन चीजों की हम आदत डालते हैं वो चीज हमारे लिए बिल्कुल कॉमन होती चली जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा अच्छी चीज की प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर बुरी चीज की प्रैक्टिस हो गई तो माइंड उन चीजों को बहुत देर में छोड़ता है, फिर छोड़ता नहीं है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हम चूंकि पढ़ते दोनों को अलग हैं और दोनों हमारे माइंड पे सेट भी रहते हैं, लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाते हैं तो दोनों को एक साथ एक्सेप्ट कर लेता है और हम समझते हैं कि ये सही है। लेकिन अगर आपको जानकारी है कि नहीं इन दोनों में एक ही चीज सेट होगी तो फिर आप उसको सही कर लोगे, वरना फिर ढूंढ ही नहीं पाओगे कि कहाँ गलत है। और मैंने पहले कहा कि जब हमारे पास कंपटीशन का पेपर होता है या कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज जब होती है तब इन चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तब उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए चलते हैं लास्ट 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर है फाइनल कंक्लूजन। देखिए फाइनल माने होता है अंतिम, कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। कुछ लोग बोल देते हैं दिस इज द फाइनल कंक्लूजन, गलत, दिस इज द कंक्लूजन दैट, ये इसका निष्कर्ष है कि। अब निष्कर्ष क्या होता है?
निष्कर्ष कब आता है? निष्कर्ष आता है आपका लास्ट में। जब कोई भी स्टोरी चलती है, कोई एपिसोड चलता है, कोई भी लास्ट का सीन होता है, तो वो वही कंक्लूसिव होता है। उसी को जैसे हम कहते हैं फाइनली, ठीक है ना, फाइनली ही सेड, फाइनली ही सेड, उसी तरह से हम बोलते हैं कंक्लूसिवली ही सेड। जब हम ये कहते हैं कंक्लूसिवली ही सेड का मतलब फाइनली ही सेड, अंततः वो बोला, अंततः वो बोला, मतलब निष्कर्ष सारा निकाल करके वो बोला, अंत में वो बोला। तो सारा निष्कर्ष निकालने के बाद ही बोला, ये भी अंत में बोला और ये भी अंत में बोला। तो जब कंक्लूसिवली कहते हैं तो फाइनली का सेंस होता है, फाइनल कहते हैं तो कंक्लूजन का सेंस होता है, और कंक्लूजन कहते हैं तो फाइनल का होता है। लेकिन मैंने वही अभी बात बताई ना, बिकॉज और एज वाली बात, कि बिकॉज और एज हम दोनों पढ़ते रहते हैं, कहीं बिकॉज पढ़ते हैं, कहीं एज पढ़ते हैं, कहीं बिकॉज पढ़ते हैं, कहीं एज पढ़ते हैं, कहीं फाइनल पढ़ते हैं, कहीं कंक्लूजन पढ़ते हैं, कहीं दिस इज फाइनल दैट, ठीक है ना, दिस इज फाइनल एपिसोड, दिस इज फाइनल एक्सीडेंट, ही फाइनली सेड, ही फाइनली सेड, ही कंक्लूसिवली सेड, कंक्लूसिवली ही सेड, फाइनली ही सेड, दोनों पढ़ते रहते हैं, दोनों पढ़ते रहते हैं। जब दोनों एक साथ किसी सेंटेंस में आ जाते तो दोनों हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, और ऐसा लगता है इसमें कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि फाइनली भी बराबर पढ़े होते हैं और कंक्लूसिवली भी बराबर पढ़े होते हैं। कंक्लूजन भी आता रहता है हमारे सामने और फाइनल भी आता रहता है हमारे सामने। तो हम जब दोनों पढ़ते हैं तो दोनों हमारे माइंड में प्रैक्टिस्ड हो जाते हैं। तो जिस समय एक साथ आते हैं तो हम उनमें से ये नहीं देख पाते हैं कि इसमें एक एक्स्ट्रा हो रहा है, बात समझ रहे ना। तो उसमें ये नहीं पता चलता है कि एक एक्स्ट्रा सुपर प्लस का सेंस दे रहा है, कि इनमें एक ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर आपका भ्रम हो जाता है और उन चीज़ों से दिमाग हट जाता है जो चीज़ हमको हटानी चाहिए। हम कोई और मिस्टेक देख रहे होते हैं, हम कोई आर्टिकल की देख रहे होते हैं, हम कोई सिंगुलर प्लूरल की देख रहे होते हैं, हम कोई प्रोनाउन की देख रहे होते हैं, हम कोई एडवर्ब या एडजेक्टिव की देख रहे होते हैं। तो जिस समय हम उन चीज़ों में देख रहे होते हैं तो यहाँ सेंस जाता नहीं। मैंने कहा ना, अगर आप आज के पेपर को देखें ज़्यादातर सिंटैक्स के मैटर में, तो सुपरफ्लस में ही आपको ट्रैप करता है, क्योंकि सुपरफ्लस में ट्रैप करना उसको अच्छा लगता है और स्टूडेंट आसानी से ट्रैप्ड भी हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है ये चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रही है, क्योंकि मतलब दिस इज नॉट द डिपेंडेड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर, मतलब इट इज डिपेंडेड ऑन ओनली सेंस ऑफ ग्रामर। ये जो है आप ग्रामर के सेंस पे जाता है, सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सेंस आप पहचानो कि अतिरिक्त क्या हो रहा है। अब जैसे वहां पर लिखा था फ्ली, जैसे यहाँ पर लिखा था फ्ली, फ्ली अवे, ठीक है, फ्लड अवे है, तो ये कोई ग्रामर का रूल थोड़ी नहीं है। जैसे अब हम कहते हैं कि ही रिटर्नेड बैक, अब ही रिटर्नेड बैक में बताइए ग्रामर का कौन सा रूल है जो छिपा हुआ है, जिसको आपने पढ़ा है या टीचर ने आपको लिखाया है कि यहाँ पर ये ग्रामर का नियम कहता है। ये तो सिर्फ सेंस पे डिपेंड है, और इसीलिए पेपर सेट करने वाला होता है तो वो जानता है कि बच्चा बहुत पढ़ने वाला होता है जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है। वो रात दिन कोचिंग करता है, रात दिन पढ़ता है, रात दिन पेपर सॉल्व करता है, रात दिन सेट सॉल्व करता है, तो वो ग्रामर के रूल्स बहुत सारे उसको आ जाते हैं, सब एक्सपर्ट हो जाता है। लेकिन इन चीज़ों में एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वो ढूंढ नहीं पाता है कि एक्स्ट्रा क्या है। ही रिटर्नेड बैक, वो वापस लौट, जब रिटर्न माने ही होता है वापस लौटना, तो बैक सुपर प्लस हो गया। अब तुम कहो यहाँ पर ग्रामर का रूल है, कोई रूल नहीं, मतलब ये आपका सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड है कि आप सेंस देखो एक्स्ट्रा हो रहा है, सेंस देखो एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इन चीज़ों में सेंस पे चलता है। यहाँ पर ग्रामर का कोई रूल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जितना पढ़ो और समझो और ये वीडियो देखो मेरा, उतना ही ज़्यादा आपको पावर मिलेगी, एकेडमिक कैपेसिटी आएगी, एबिलिटी आएगी, टैलेंट बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, और सबसे ज़्यादा ये है कि समझने के बाद आपको एक आत्मिक सुख मिलेगा, आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो अगर सभी को सारा सब कुछ, चूँकि लास्ट पॉइंट ख़त्म हो चुका है, सारा वीडियो अच्छा लगा हो, सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हों और बिल्कुल लॉजिकल है, मेरी बात सही है, मेरा वीडियो सही है, तो सभी लोगों से, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कि वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो इमीडिएट अभी, बिल्कुल अभी कर लीजिए, बिल्कुल मेरे सामने कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि इसी तरह की क्लास, इसी तरह के वीडियो, ठीक, आपको टाइम पे मिलता रहे और उसका आप लाभ उठाते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा। फिर मिलते हैं किसी अगली क्लास में।